हे गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू बायोकेमिस्ट्री। हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा स्टार्ट कर रखा है। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में हमने एनर्जी लेवल, सिलेक्शन रूल वगैरह कर दिया, उसके क्वेश्चंस भी करे थे। और आज वाले लेक्चर में हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा खत्म करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है? इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन ऑन एनर्जी लेवल एंड बी यानी रोटेशनल कांस्टेंट। अगर हमने किसी एटम को आइसोटोप से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो अगर वो मॉलिक्यूल रोटेशनली एक्टिव है तो क्या वो इनएक्टिव हो जाएगा? ठीक है, जैसे हमने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 भी होता है, 18 भी होता है। तो अगर 16 को 18 से रिप्लेस कर दो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, जैसे ये CO2 है, जो CO2 है वो इसमें परमानेंट डायपोल मूवमेंट नहीं है, तो रोटेशनल का सिलेक्शन रूल क्या है? परमानेंट डायपोल मूवमेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये इनएक्टिव है। तो अगर हमने 16 को 18 से रिप्लेस कर दिया तो इससे ये एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? मतलब क्या होगा? ठीक है, तो अब हम देखते हैं। When a particular atom in a molecule is replaced by its isotope, the resultant molecule is identical chemical with the original। मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सेम का सेम रहता है। कैसे? क्योंकि देखो जो बॉन्डिंग होती है वो कैसे होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से होती है। ठीक है, अगर हमने आइसोटोप चेंज किया है तो इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही है। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। तो इसका मतलब उस पे बॉन्डिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और देयर इज नो एप्रिशिएबल चेंज इन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस फॉर आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब आर की वैल्यू पे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिंस द बॉन्डिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड न्यूक्लियर चार्जेस which do not change on isotopic substitution, electronic configuration change नहीं होती। It should be noted that isotopic substitution does not affect the dipole moment। इससे dipole moment पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर कोई एक्टिव है तो वो एक्टिव ही रहेगा, इनएक्टिव है तो इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे हमने CO2 का एग्जांपल ले रहे हैं, ये इनएक्टिव है, 18 से रिप्लेस कर दिया तो भी वो इनएक्टिव ही रहा। ठीक है, तो ये इफेक्ट होता है आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन का, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बस ये है, इससे ना आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम आर की वैल्यू मतलब बॉन्ड लेंथ ऑफ टू बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द टू बॉन्ड लेंथ इन अ लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल है तो इसकी टू बॉन्ड लेंथ CO एंड CS कैलकुलेट करें, क्योंकि इसका जो रोटेशनल बॉन्ड लेंथ 2 है लेकिन रोटेशनल कांस्टेंट B तो एक ही होगा। ठीक है, तो देखो हम मान लेते हैं कि बिफोर आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन इसका जो रिड्यूस्ड मास है वो न्यू है। ठीक है, और रोटेशनल कांस्टेंट है इसका वो है B। और आफ्टर आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन क्या है? जो रिड्यूस्ड मास है वो न्यू डैश और रोटेशनल कांस्टेंट वो है B डैश। ठीक है, तो क्या होगा इनका, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो देखो क्या रिलेशन होगा, B डैश न्यू डैश इक्वल टू B, ये रिलेशन है। इससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर, ये कैसे आया? तो देखो हमें पता है B की वैल्यू क्या होती है, h²/8π²I। ये कांस्टेंट है h, ये भी कांस्टेंट है, I में न्यू r² होता है, r भी सेम रहेगा क्योंकि आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से r की वैल्यू चेंज नहीं होती। क्या चेंज होगा? न्यू रिड्यूस्ड मास और रोटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो B है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिड्यूस्ड मास के। ऐसे ही जो नया रोटेशनल कांस्टेंट आया B डैश वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है न्यू डैश के। तो अब हम इसका B/B डैश निकालें तो क्या आएगा? न्यू डैश बाय न्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई B न्यू इक्वल टू B डैश न्यू डैश। तो ये रिलेशन हमारे पास, ये हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए फटाफट, क्योंकि वैसे तो हम डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये कांस्टेंट है, कट जाएंगे और
ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट पता होना चाहिए, फटाफट से क्वेश्चन होंगे बी डैश न्यू डैश इक्वल टू बी न्यू। जैसे अगर हमें दो बॉन्ड लेंथ, एक तो डी आई देता है, एक एच आई, एच को रिप्लेस कर दिया ड्यूटीरियम से, आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन है, तो कहेंगे रिड्यूस मास की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ, रोटेशनल कांस्टेंट। तो हम क्या कहेंगे, रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ डी आई, रिड्यूस मास ऑफ डी आई इक्वल होगा रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ एच आई रिड्यूस मास ऑफ एच आई। ये रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इसके कई बार आते हैं न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन है हमारे पास आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन का। The spacing between the rotational line of HF is 40 per centimeter. The corresponding spacing between rotational line in DF, isotop से substitute कर दिया, is approximately। ठीक है, तो देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो एनर्जी लेवल्स का गैप है वो हम कैसे निकालते हैं, और जो लाइन का गैप होता है इन रोटेशनल, ठीक है, तो उसमें कैसे निकालते हैं, लाइन का गैप टू बी फिक्स होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में लिखा था, इन रोटेशनल लाइन का जो गैप होता है वो टू बी होता है फिक्स। तो इसने रोटेशनल लाइन ही दी है, स्पेसिंग बिटवीन रोटेशनल लाइन इज 40 पर सेंटीमीटर, मतलब टू बी ऑफ एच एफ कितनी दे रखी है, 40 पर सेंटीमीटर, और वही स्पेसिंग निकालनी है हमें डी एफ, मतलब हमें निकालना है टू बी ऑफ डी एफ इन पर सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमने देखा था कि बी डैश, अगर हम आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूशन करें तो बी डैश न्यू डैश इक्वल टू बी न्यू, यही होता है। ठीक है, तो इसको यूं लिख सकते हैं, बी डैश बाय बी इक्वल टू न्यू बाय न्यू डैश, 2 से मल्टीप्लाई 2 से ये करते हैं, क्योंकि हमें अगर हम इसको एच एफ मानते हैं या इसको डी एफ मानते हैं तो ये एच एफ है, ये एच एफ, ये डी एफ, तो टू बी ऑफ डी एफ हमें निकालना है, और ये कितना होगा, देखो रिड्यूस्ड मास, ये हमें दे रखा 40, ये इसकी वैल्यू आएगी एच एफ बाई डी एफ 1/2। कैसे आई ये, देखो रिड्यूस मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो एच एफ के लिए निकालेंगे 1 फ्लोरीन का जितना भी हो, ठीक है, m से डिनोट कर देंगे, कैंसिल ही हो जाएगा, m1 प्लस m2, ठीक है, मास ऑफ फ्लोरीन लेंगे डिवाइडेड बाय रिड्यूस मास ऑफ DF, तो 2 इंटू मास ऑफ फ्लोरीन डिवाइड बाय 2 प्लस मास ऑफ फ्लोरीन। यहाँ पे मास ऑफ फ्लोरीन के कंपैरिजन में ये 1 और 2 काफी कम है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, ये भी कैंसिल, तो कितना आएगा 1/2। तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे 1/2, ये निकाल के नहीं देखेंगे बार बार, ये कितना आएगा 1/2, तो हमें ये निकालना है, तो 40 उधर, 40/2 दैट इज 20 पर सेंटीमीटर। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर विल द पॉपुलेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट। मतलब अगर हम टेम्परेचर 0 करें तो एक्साइटेड और ग्राउंड की पॉपुलेशन सेम होगी, या टेम्परेचर इनफाइनाइट करें तब सेम होगी। देखो इस क्वेश्चन को बिना सोल्व किए भी पता कर सकते हैं। देखो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, ग्राउंड स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी ऊपर जाएगा, तभी पॉपुलेशन, तो टेम्परेचर इनफाइनाइट होना चाहिए। वैसे हम निकाल भी सकते हैं, हमने पॉपुलेशन रेशियो पढ़ा रखा है n1/n2 डीजनरेसी e की पावर माइनस डेल्टा E बाय kg, यही होता है। यहाँ पे डीजनरेसी पुट करते हैं, तो पॉपुलेशन इक्वल है, मतलब n1 और n2 इक्वल है, तो 1 हो जाएगा। ये 1 कब हो सकता है, इसको हम यूं लिख सकते हैं, 1 को e की पावर 0। अब ये 0 कब होगा, देखो डेल्टा E, गैप तो 0 हो नहीं सकता, तो मतलब टेम्परेचर क्या हो जाए, इनफाइनाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा T इक्वल टू इनफाइनाइट पे पॉपुलेशन इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पॉपुलेशन रेशियो जो हमने पढ़ा था
इंट्रोडक्शन में वही है। रोटेशनल के लिए अभी हमें पढ़ना है तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट रोटेशनल एनर्जी लेवल। ठीक है, तो देखो बोल्ट्जमैन फॉर्मूले से जो हमें पता है फॉर्मूला क्या है, Ni इक्वल टू डी जनरेसी जी आई ई की पावर माइनस ई आई बाय के टी। ठीक है, तो अगर हम रोटेशनल लेवल के लिए लिख रहे हैं तो डी जनरेसी हमें क्या होती है यहाँ पे 2j प्लस 1। अगर हम j क्वांटम नंबर के लिए लिख रहे हैं तो डी जनरेसी 2j प्लस 1 ई की पावर माइनस, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है रोटेशनल में, माइनस बी जे इंटू जे प्लस 1 बाय के टी। ये कोई भी jth लेवल है। अगर हम ग्राउंड स्टेट के लिए लिखें, फॉर ग्राउंड स्टेट एंड नॉट इक्वल टू, क्योंकि j इक्वल टू 0 अलाउड होता है तो j की वैल्यू 0 पुट करेंगे, e की पावर, तो ग्राउंड स्टेट के लिए j की वैल्यू 0 पुट करेंगे, e की पावर माइनस 0 हो जाएगा, दैट इज 1। तो ग्राउंड स्टेट में पॉपुलेशन 1 आई। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं पॉपुलेशन ऑफ jth लेवल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टेट, मतलब nj बाय n नॉट 2j प्लस 1 e की पावर माइनस bj इंटू j प्लस 1 बाय के टी। ठीक है, अब देखो अगर हम ग्राफ बनाते हैं nj वर्सेस n नॉट, मतलब वर्सेस j, मतलब रोटेशनल क्वांटम नंबर के साथ पॉपुलेशन लेवल कैसे इंक्रीज होती है कैसे डिक्रीज होती है। तो देखो स्टार्टिंग में तो इंक्रीज होएगी ड्यू टू 2j प्लस 1, क्योंकि j की वैल्यू पुट करोगे ये इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, फिर एक टाइम पे इसकी वजह से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी ड्यू टू दिस। ठीक है, तो ये आई हमारे इंक्रीज किस वजह से हुई, 2j प्लस 1 की वजह से। डिक्रीज किस वजह से हुई, e की पावर माइनस bj प्लस 1 बाय के टी। और जो ग्राउंड स्टेट पे है उसको हमने बोल रखा है n नॉट। ठीक है, देखो रोटेशनल जो ग्राफ बना रहे हैं हम, इसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ पे है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जे मैक्सिमम। इस रोटेशनल नंबर पे मैक्सिमम पॉपुलेशन है, मतलब रोटेशनल में ना ग्राउंड पे मैक्सिमम नहीं होती, लेकिन हम वाइब्रेशन पढ़ेंगे उसमें पॉपुलेशन ग्राउंड स्टेट पे ही मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि मैक्सिमम रोटेशनल क्वांटम नंबर जे मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है, और इसका जो रिजल्ट है वो काफी यूजफुल है इन द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ जे मैक्स। तो अगर हमें किसी मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, हम मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन लगाते हैं, मतलब हमें डी एन जे बाय डी जे इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। मैक्सिमम डिफरेंशिएशन अगर आपने मैथ्स पढ़ रखा है तो जब भी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है जिसकी उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और इक्वल टू 0 कर दो तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी जे की। ठीक है, तो वी अप्लाई मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन, तो डी एन जे बाय डी जे इक्वल टू 0। तो अभी हमने इसकी वैल्यू डी एन जे की डी बाय डी जे ऑफ एन जे की वैल्यू अभी हमने लिखी थी, क्या थी, एन नॉट। देखो ये आया था ना हमारे पास, एन जे बाय एन नॉट इक्वल टू 2j प्लस 1 ई की पावर माइनस बी जे प्लस 1 बाय के टी। हम एन जे का डिफरेंशिएशन करना है, एन नॉट ऊपर चला जाएगा और 2j प्लस 1 ई की पावर माइनस बी जे इंटू जे प्लस 1 बाय के टी। ठीक है, अब देखो एक बात और बता देती हूँ। देखो अगर हमें ग्राफ दे रखा है जे मैक्सिमम का, ठीक है, ये मतलब क्योंकि मैक्सिमम के ग्राफ अभी यूं आया था, जे मैक्सिमम से स्टार्ट करना है हमें, मैक्सिमम के बाद में डिक्रीज होता है। ये 3 ग्राफ दे रखे हैं हमें,
ठीक है, 3 लाइंस। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जे मैक्सिमम की वैल्यू है। हमें ये बताना है कि जो रोटेशनल कांस्टेंट है वो फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा, सेकंड का होगा या फिर थर्ड का होगा, और जो टेम्परेचर है वो फर्स्ट का ज्यादा होगा, सेकंड का होगा, ऑर्डर पूछ लेते हैं कई बार, या थर्ड का होगा। तो देखो ये मैक्सिमम कब हो सकता है, जब ये टर्म e की पावर माइनस बी जे प्लस 1 मैक्सिमम हो, और ये वाली टर्म मैक्सिमम कब होगी, जब b क्या हो, स्मॉल हो, क्योंकि ये नेगेटिव में है पावर, इसलिए जो मैक्सिमम जे मैक्स है इसका जो b होगा वो स्मॉल होगा, मतलब ये ऑर्डर होगा, ठीक है। और टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होगा, ये मैक्सिमम कब होगा, जब टेम्परेचर ज्यादा हो, टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, तभी तो ये वैल्यू मैक्सिमम आएगी। टेम्परेचर ज्यादा तो ये मिनिमम, ऊपर वाला ये मिनिमम, और e की पावर मिनिमम हो तो मैक्सिमम होती है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर फर्स्ट वाले का ज्यादा, ये समझ आ गया होगा आई होप आपको, ठीक है। एक बार दोबारा से देखना, इजी है। ये टर्म मैक्सिमम होनी चाहिए, ये टर्म कैसे मैक्सिमम होगी, ऐसे, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएशन जे मैक्स की वैल्यू निकालते हैं। एन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इनका डिफरेंशिएशन करना है, तो हमें पता है u इंटू वी रूल से करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड। कैसे करते हैं, फर्स्ट एज इट इज, एन नॉट तो बाहर ही पड़ा रहेगा, फर्स्ट एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, e की पावर माइनस बी जे इंटू जे प्लस 1 बाई के टी, प्लस सेकेंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इसका डिफरेंशिएशन करोगे जे के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 2 ही आ जाएगा, कांस्टेंट का तो 0 होता है, ठीक है, ये हो जाए। अब हमें इसकी जिसे सॉल्व करना है, तो पहले इसको सॉल्व कर लें अलग से। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं अगर हम, d बाई डी जे ऑफ e की पावर माइनस बी जे इंटू जे प्लस 1 बाई के टी। तो हमें पता है एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करो तो वही आता है, तो e की पावर माइनस बी जे इंटू जे प्लस 1 बाई के टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म d बाई डी जे ऑफ माइनस बी बाई के टी, तो कॉन्स्टेंट ही है, बाहर ही आ जाएगा वैसे। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जे स्क्वायर प्लस जे, ठीक है। अब देखो माइनस बी बाई के टी कॉन्स्टेंट है, बाहर ही लिख लें, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जे स्क्वायर प्लस जे का, तो 2j प्लस 1 आ जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 2j प्लस 1। तो इस पूरे को सॉल्व करके ये आया है, इसकी जगह हमें ये वैल्यू पुट करनी है, तो कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन दिस, तो n नोट 2j प्लस 1, इसकी जगह ये पुट करो माइनस b बाई के टी e की पावर माइनस b j इंटू जे प्लस 1 बाई के टी, ठीक है, इंटू 2j प्लस 1। डेरिवेशन भी काम का, ऐसा नहीं है डेरिवेशन की कोई वैल्यू नहीं होती, इससे काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अगर आपको ये बेकार लगे तो डायरेक्ट लास्ट में रिजल्ट भी देख सकते हो, ठीक है, प्लस e की पावर माइनस बी जे इंटू जे प्लस 1 बाई के टी इंटू 2, ये आ गया, ठीक है। अब हमें जे मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, देखो इसमें से अगर हम ये टर्म कॉमन ले लें, इसको हमें 0 के इक्वल पुट करना है ना, तो ये पूरा इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसमें से ये टर्म कॉमन ले लें, e की पावर माइनस बी जे इंटू जे प्लस 1 बाई के टी, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, 2j प्लस 1 e की पावर, ये तो कॉमन ही है, इंटू माइनस बी बाई के टी प्लस उधर से 2 बच
बचा इक्वल टू 0। देखो ये वाली टर्म तो 0 हो नहीं सकती, तो इसका मतलब ये वाली टर्म 0 होगी। तो इस वाली टर्म को 0 पुट करेंगे, 2j प्लस 1 माइनस b बाई के टी इक्वल टू -2 कर दे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2j प्लस 1 इक्वल टू 2kt बाई b, तो 2j इक्वल टू 2kt बाई b माइनस 1। ठीक है, हमें j की वैल्यू निकालनी है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ करी है हमने यहाँ पे, जस्ट अ मिनट। ये 2j प्लस 1 दो बार था, मतलब 2j प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इस पे होल स्क्वायर हटेगा तो इस पूरे पे रूट आएगा, -1 अब आएगा हमारे पास, तो j मैक्सिमम इक्वल टू √2kt बाई b -1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला आ गया। या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, j मैक्सिमम इक्वल टू √kt बाई b माइनस हाफ √kt, ये अंदर जाएगा तो बाई 2b हो जाएगा, है ना, क्योंकि √2 कैंसिल होगा, लेकिन जब तो 2 है तो ये √2b बचेगा। तो ये फॉर्म चाहे इस फॉर्म में याद कर लो चाहे इस फॉर्म में याद कर लो, तो ये इजी है। j मैक्सिमम इक्वल टू √kt बाई 2b माइनस हाफ। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हमारे पास j मैक्सिमम की जो वैल्यू आई वो आई √kt बाई 2b माइनस हाफ। रोटेशन क्वांटम नंबर ये होता है, डायमेंशनलेस नंबर है, ये भी डायमेंशनलेस, तो इसका मतलब ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। ये जब b की वैल्यू जूल में दे रखी हो तब हमें ये पुट करना है, अगर इफ b इज इन जूल। ठीक है, अगर b की वैल्यू पर सेकंड में दे रखी है तो कैसे पुट करेंगे, हमें पता है पर सेकंड, जूल को पर सेकंड में चेंज करने के लिए f से डिवाइड कर देते हैं। तो j मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, √kt बाई 2bh माइनस हाफ। और अगर b की वैल्यू गिवन हो इन पर सेंटीमीटर, तो जूल को पर सेंटीमीटर में करने के लिए hc से डिवाइड, तो j मैक्सिमम की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी √kt बाई 2bhc माइनस हाफ। ठीक है, ये जूल में हो तो ये वाली, पर सेकंड में हो तो ये, पर सेंटीमीटर में हो तो ये वाली वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अंडर एप्लीकेशन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड a line in microwave absorption spectrum of rigid rotor split into 3 lines. Microwave मतलब rotational spectrum. The quantum number j of rotational energy level from which the transition originates. देखो, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में लाइंस का स्प्लिट होना क्या कहते हैं, जीमैन इफेक्ट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्टार्क इफेक्ट। तो यहाँ पे जीमैन इफेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो 3 लाइंस में डिसोसिएट हो रहा है, 3 लाइंस। तो अगर हम j की वैल्यू 0 रखें तो ये स्प्लिट होगा एक ही लाइन में, मतलब mj इक्वल टू 0। अगर j की वैल्यू 1 रखें तो ये स्प्लिट होगा 3 लाइंस में, mj की वैल्यू -1 0 +1 में। ठीक है, तो 3 लाइंस में स्प्लिट हो रहा है, मतलब यहां से ट्रांजिशंस हो रही है इसकी, क्योंकि डेल्टा जे हमने सिलेक्शन रूल पढ़ा था, क्या होता है डेल्टा जे 0 ±1, तो यहाँ से ट्रांजिशन अलाउड है। ठीक है, डेल्टा एमजे की पढ़ी थी हमने 0, डेल्टा एमजे का भी सिलेक्शन रूल पढ़ा था 0 ±1, तो ये ट्रांजिशन अलाउड है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर जे ऑफ रोटेशनल एनर्जी फ्रॉम विच ट्रांजिशन ओरिजिनेट्स, तो कहां से ट्रांजिशन हो रही है, j इक्वल टू 0 से, तो
तो हमारे पास आंसर हो जाएगा फर्स्ट 0 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नेट के। द रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। बिल्कुल सिंपल है, आपने ग्रुप थ्योरी वगैरह पढ़ रखी हो तो हमें पता भी है वैसे जनरली कि अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो उसके लिए रोटेशनल लाइंस कितनी रोटेशनल पूछी है इन्होंने, तो देखो ट्रांसलेशनल तो होती है 3, लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, और रोटेशनल फॉर लीनियर के लिए कितनी होती है 2, और वाइब्रेशनल 3n-5। ठीक है, ये है लीनियर के लिए। अगर नॉन लीनियर है तो ट्रांसलेशनल होती है 3, रोटेशनल होती है 3, और वाइब्रेशनल होती है 3n-6। तो ये लीनियर मॉलिक्यूल है तो इसने रोटेशनल पूछा है, लीनियर के लिए रोटेशनल कितना होगा 2, तो हमारा बी आंसर करेक्ट है। वाइब्रेशनल पूछ ले तो क्या होगा, CO2 है, कितने n की वैल्यू 3 है, -5 दैट इज 4। अगर वाइब्रेशनल पूछता तो 4 आंसर है, रोटेशनल पूछा है तो 2 आंसर है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है, लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड लार्ज फोर्स कांस्टेंट लीड टू स्मॉलर वैल्यू ऑफ डेल्टा ई रोटेशन बाय डेल्टा ई वाइब्रेशन। हमें ये बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो जो डेल्टा ई रोटेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के या फोर्स कांस्टेंट के। तो देखो रोटेशन में आता है बी रोटेशनल कांस्टेंट, और वाइब्रेशनल में आती है फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और बी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मूवमेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो हम यूं कह सकते हैं कि डेल्टा ई रोटेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ν, यानी कि 1/I मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और डेल्टा ई वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, फोर्स कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, √k/ν, है ना, 1/2π√k/ν होता है। तो हमें इनका रेशियो लेना है, रोटेशन बाय डेल्टा ई वाइब्रेशन। तो क्या होगा 1/I √k/ν। इसको हम यूं लिख सकते हैं 1/I √k/ν। तो ये कह रहा है कि लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड लार्ज फोर्स कांस्टेंट, ये भी लार्ज ये भी लार्ज, तो इसकी वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, तो नीचे लार्ज है तो ये स्मॉल मिलेगा, तो स्मॉलर वैल्यू ऑफ डेल्टा ई रोटेशन बाय वाइब्रेशन, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक है नॉन रिजिड रोटर। अभी तक जो हमने एनर्जी एक्सप्रेशंस वगैरह पढ़े थे वो थे फॉर रिजिड रोटर। देखो अगर कोई मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो वो मतलब देखो बोन्ड्स वाइब्रेट भी करते हैं साथ में, तो जो रोटेशन होती है उसके साथ साथ क्या होता है, इसकी जो बोन्ड लेंथ है वो इंक्रीज करती जाती है। ठीक है, मतलब बिल्कुल फिक्स पोजीशन पे रोटेट नहीं करता, थोड़ी थोड़ी बोन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी। अगर बोन्ड लेंथ जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ेंगे, ठीक है, एनर्जी लेवल्स इंक्रीज करेंगे, तो अगर J की वैल्यू इंक्रीज तो एनर्जी लेवल इंक्रीज। ठीक है, तो R जो बोन्ड लेंथ है वो इंक्रीज करती, अगर R इंक्रीज करेगा तो B रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीज करेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ऊपर जाते जाते B डिक्रीज करता जाता है। तो हमें नॉन रिजिड के लिए एनर्जी एक्सप्रेशंस पढ़ने हैं। ठीक है, तो जब तो B अफेक्टिव मतलब अब डिक्रीज कर गया, तो जो नए वाला B अफेक्टिव होगा वो B से कम होगा। ठीक है, वो कितना होगा, B अफेक्टिव इक्वल टू B माइनस DJ इंटू J+1। ये D क्या है, ये है सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मोर अफेक्टिव होगा। अगर मोर अफेक्टिव होगा तो क्या होगा, B की वैल्यू डिक्रीज करेगी, एनर्जी लेवल्स भी डिक्रीज
रोटर, ठीक है। और यहाँ पे B वेरी वेरी दोनों कांस्टेंट है B और D, तो B ग्रेटर होता है D से, ठीक है। अगर हम इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस निकालें कंसेक्यूटिव लेवल्स का, मतलब J+1 to J+1 का एनर्जी डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा। एक बार J+1 पुट करके देखो, एक बार J पुट करके देखो, तो कितना आएगा। देखो एनर्जी पुट करेंगे एक बार J+1 के लिए माइनस EJ के लिए, तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं हम 2pJ+1 माइनस 4D J+1 का होल क्यूब डेल्टा E, ठीक है। कई बार बोल बोल के याद होंगे ये वाले एक्सप्रेशंस। अब इसमें जो D की जो वैल्यू होती है उसका की वैल्यू होती है तो 4B³ अपॉन न्यू बार का स्क्वायर। न्यू बार है हमारे पास वेव नंबर, 4B³ अपॉन न्यू बार का स्क्वायर। वेव नंबर का आपको पता ही है 1/2 पाई c रूट k/ν, ये फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है हमारे पास फॉर नॉन रिजिड रोटर, ठीक है। ये ग्राम करना है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं फॉर नॉन रिजिड रोटर। अभी क्वेश्चंस है हमारे पास, द रोटेशनल कांस्टेंट ऑफ HCl इज दिस एंड सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। देखो रोटेशनल कांस्टेंट यानी कि B की वैल्यू हमें दे रखी है 10.6 पर सेंटीमीटर, डिस्टॉर्शन कांस्टेंट D हमें दे रखा है 5.3 इंटू 10⁻⁻⁴ पर सेंटीमीटर। हमें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकालनी है इन पर सेंटीमीटर, यानी कि वेव नंबर निकालना है, ठीक है। पर सेंटीमीटर इसी की यूनिट होती है। तो अभी हमने रिलेशन पढ़ा था D और न्यू के बीच में, क्या था, D = 4B³ अपॉन न्यू बार का स्क्वायर। सब कुछ गिवन है, हमें न्यू बार निकालना है और यूनिट भी सेम ही है सबकी, और इसकी यूनिट आ जाएगी पर सेंटीमीटर। बस इसको पुट करो और सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन काफी थोड़ा सा अजीब है। देखो कैसे, 2 consecutive lines in the absorption rotational spectrum of a diatomic molecule are observed at this and this per centimeter. Calculate B, D and J for these transitions. तो देखो पहले तो हमें ये कैसे पता कि ये रिजिड रोटर की बात कर रहे हैं या नॉन रिजिड की, तो इससे हमें जो लाइंस दे रखी है उससे आइडिया लेना पड़ेगा। देखो कैसे, हमें जो लाइंस दे रखी है वो दे रखे हैं 84.544 और 101.355, ठीक है। इनके बीच का अगर हम गैप देखें 84 और 101 का अप्रोक्सीमेट 17 पर सेंटीमीटर, ठीक है। देखो ये पूरा अगर 17 है तो ये 17 का मल्टीपल तो नहीं है 84 और 101 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये 85 और 10 अगर ये 85 हो, ठीक है, 85 17 का मल्टीपल है, ठीक है, और ये 102 हो, तो देखो गैप तो भी 17 का ही आएगा। तो ये पूरा 85, क्योंकि 17 का मल्टीपल होना चाहिए गैप का, तो अगर ये 85 से थोड़ा सा कम है तो कम कैसे होगा, इसका मतलब ये हमें नॉन रिजिड के लिए दे रखा है। तो हमें आइडिया तो रिजिड से लेना है, क्यों, J की वैल्यू हमें रिजिड से पता चलेगी, क्योंकि उसमें उसके एनर्जी एक्सप्रेशन में तो D आ जाएगा और काफी लंबा पड़ जाएगा। तो आइडिया तो हमें लेना है रिजिड से और सोल्व करना है नॉन रिजिड से। कैसे, तो देखो, तो हमें पता है कि अगर हम देखें E = B, रिजिड के लिए यही फॉर्मूला होता है। तो एनर्जी अगर हम रिजिड के लिए 85 रखें, ठीक है, तो 2B जो 17 है, एनर्जी के लिए 2B है, दैट इज 17, ठीक है। तो डेल्टा E क्या होगा, 2BJ+1। डेल्टा E की वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास रिजिड रोटर के लिए, 2BJ+1 यही आई थी। डेल्टा E कितना दे रखा है 85, 2B की वैल्यू
17 J प्लस 1, तो J की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो मतलब ये जो ट्रांजिशन गिवन है ये 4 to 5 के लिए है, ये 5 to 6 के लिए ट्रांजिशन है। ठीक है, रिजल्ट से हमने ये आइडिया ले लिया। अब हम नॉन रिजल्ट से B और D की वैल्यू निकालेंगे। अभी हमने नॉन रिजल्ट के लिए भी डेल्टा E पढ़ा है, कितना आया था डेल्टा E फॉर नॉन रिजल्ट इज इक्वल्स टू 2BJ प्लस 1 माइनस 4DJ प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, तो अगर हम 4 to 5 के लिए देखें, पुट करें तो क्या होगा 2B पुट करेंगे हम 4, J की वैल्यू तो J प्लस 1 5 माइनस 4D 5 का क्यूब। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 10B माइनस 500D। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन लिखेंगे और जो किसके इक्वल रखेंगे डेल्टा E की वैल्यू 84.544, क्योंकि अब नॉन रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हैं। अब ऐसे ही सेम हमें इसके लिए इक्वेशन बनानी है 101.355 2B, यहाँ पे J की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5 into 6 हो जाएगा माइनस 4D 6 का क्यूब। तो ये कितना आएगा इक्वल टू 12B माइनस 864D। तो देखो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट सेकेंड, दो इक्वेशन है, दो ही कांस्टेंट है। तो मतलब हम यहाँ इसको सॉल्व करके B और D की वैल्यू निकाल लेंगे और हमें इनका रिलेशन भी पता है, D इज इक्वल्स टू 4B क्यूब अपॉन न्यू बार का स्क्वायर। अगर न्यू बार निकालना हो वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सॉल्व हो ही जाएगा आपसे। बस ये था कि इससे कैसे निकालते हैं, तो ये मेथड है इसे निकालने का। ठीक है, तो देखो हम ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने क्या पढ़ा रोटेशन स्पेक्ट्रा में? रोटेशन स्पेक्ट्रा हमने दो टाइप का पढ़ा, रिजिड रोटर एंड नॉन रिजिड रोटर। सिलेक्शन रूल दोनों के लिए सेम रहेंगे, वही डेल्टा J प्लस माइनस 1, डेल्टा MJ 0 प्लस माइनस 1, सेम ही इसी के लिए भी सिलेक्शन रूल चेंज नहीं होते। ठीक है, इसके लिए हमने एनर्जी पढ़ी थी BJ इंटू J प्लस 1 और डेल्टा E की जो वैल्यू पढ़ी थी वो थी 2BJ प्लस 1। उसके लिए जो हमने एनर्जी पढ़ी है BJ इंटू J प्लस 1 माइनस DJ स्क्वायर J प्लस 1 का होल स्क्वायर। और डेल्टा E की भी वैल्यू पढ़ी है 2BJ प्लस 1, ये तो इतना तो एज इट इज ही है, माइनस 4DJ प्लस 1 का होल क्यूब। और इसमें हमने D की भी वैल्यू पढ़ी है 4B क्यूब अपॉन न्यू बार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारे पास रिजिड रोटर और नॉन रिजिड का ओवरव्यू। हमने यही फॉर्मूले एक J मैक्स की वैल्यू पढ़ी है। ठीक है, तो हमारा रोटेशन स्पेक्ट्रा खत्म होता है। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस और भी कर सकते हो कहीं से भी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। और आपको ये लेक्चर कैसा